Hello, Bacha Party. So hope you all are doing great and awesome. You are just full of energy and just going forward and forward. ठीक है. तो हम लोगों को बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम क्लास 11th की वीडियोस अपलोड करो. सो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट आई जस्ट ट्राई क्योंकि डिमांड्स थे तो वी जस्ट हैव टू डू इट. सो आज का जो सेशन होने वाला है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो सिलेबस है, आज का जो सेशन है वो क्लास 11th की वीडियो है. एंड स्पेशलिटी ऑफ द वीडियो इज़ कि ये वीडियो जो है वो हर मतलब बच्चे के लिए सूटेबल है. मतलब बहुत सारे बच्चों से मैं मिली तो उन्होंने कहा कि मतलब मैम मैंने 9th-10th में फोकस नहीं किया था सही से एंड 11th का सिलेबस ही देख के इतना बुरा लग रहा है, इतना रोना आ रहा है कि मतलब. तो मैंने उन बच्चों को रिकमेंड किया कि मतलब अब तो कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि टाइम तो चला गया एंड नाउ यू डोंट हैव टाइम टू जस्ट थिंक आफ्टर व्हाट यू हैड डन मिस्टेक बिकॉज जो हो गया वो पास था, लेट इट गो. हाँ, अब तो तुम अपने मतलब बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के बारे में भी मत सोचो क्योंकि रिजल्ट जो आना है वो आएगा. ठीक है, जो आपने कर दिया वो कर दिया. अब हम लोगों को अपना पूरा जो फोकस है वो अपना 11th स्टैंडर्ड पे डालना है. ठीक है, तो आज की हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है. ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के लिए मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो जल्दी जल्दी अपलोड करूँ बट एक्चुअली आई जस्ट हैव टू मैनेज 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, थोड़ा टाइम लगे बट मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए बेस्ट करने के लिए एंड अपना बेस्ट देने के लिए. ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जाने वाला है. सो ये देखो आप लोगों के लिए एक कार्टून भी रखा हुआ है स्क्रीन पे, देख लो इसको. जस्ट इसी की तरह हो जाओ, अपने पूरा दिमाग से सोच लो कि इसी तरह सारे सेशंस को अटेंड करना है. ठीक है, यही फेस लेके, यही क्यूरियोसिटी लेके. ठीक है, सो हम लोग अब अपनी सिलेबस की तरफ मूव करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, so once again welcome you all in your own tutorial, your own educational tutorial, Maharshi Raman educational tutorial. Okay, so let's move forward. सो बच्चा पार्टी हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ हम लोग को आज यूनिट 1 पढ़ना है. और यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ये जो है केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला यूनिट है क्लास 11th की केमिस्ट्री का. ठीक है, सो अब हम लोगों की जर्नी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जा रही है. एंड हाँ, मैं सारे बच्चों से कह दूँ जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं कि क्लास 11th को लाइटली मत लेना, प्लीज़ मत लेना, बिकॉज इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है एंड क्लास 11th आपके लिए एक गोल्डन चांस की तरह है. ऐसा नहीं है कि क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिया तो 11th से कुछ मैटर नहीं करता. नहीं बच्चों, आपको 11th में भी फोकस रहना है, मतलब कंस्टेंट एकदम अपना एफर्ट डालते रहना है. इवन अगर आप मेरी मानो तो आपको 11th में बाकी सारे क्लासेस से ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए क्योंकि 11th में आप जितना हार्डवर्क करते हो उसका डबल रिजल्ट आपको 12th में मिलता है. ठीक है, सो ये तो हो गई सारी भागवत कथा. ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने ये जो आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जो भी है नोट्स वगैरह है, ये NCERT है, फिर मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से, बिकॉज व्हाट आई थिंक कि सारे आपके स्कूल के एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन वो NCERT से ही होती है. ठीक है, एंड NCERT इज़ द बेस्ट बुक यू कांट एवर हैव. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों हम लोग जब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट है क्या. जैसे कि हम लोग अब यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री. So the branch of science that study the preparation, property, structure and reaction of material substances is called chemistry. अब केमिस्ट्री होती क्या है? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. कोई भी मटेरियल सब्सटेंस, जो भी मटेरियल सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, उनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन को स्टडी करना ही केमिस्ट्री है. ठीक है, अब हम लोगों का अगर ये तो हो गया डेफिनेशन के फॉर्म में कि एग्जाम में आ गया तो डेफिनेशन लिख दिया, बट दिमाग में भी तो कुछ होना चाहिए ना. तो वैसे ये इतना कुछ टफ नहीं, आप दिमाग में रख सकते हो, बट फिर भी अगर आप किसी छोटे बच्चे को, मतलब कोई छोटा बच्चा आपके भाई बहन आगे 9th के आगे पूछ लिया कि भैया दीदी बताओ क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, तो उनको इजीली समझाने के लिए आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. एटम एंड मॉलिक्यूल्स तो सबको पता होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को, या फिर कोई अगर और डेफिनेशन देना चाहें आपको ये नहीं पसंद आया तो फिर आप इंडिया के सिटीज़न हो, आपके पास चॉइस, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप कोई एनिमल्स तो है नहीं कि मतलब जो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यू जस्ट हैव consciousness, a power to choose your options. Okay, so यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टडी ऑफ मैटर इज़ नोन एज केमिस्ट्री. ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए थे, 9th के क्लास में, याद करो वो बचपन के दिन. मैटर क्या था?
एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ओके, सो मैटर हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को बच्चा पार्टी आगे मूव करना है, ठीक है। दैट इज टाइप ऑफ केमिस्ट्री। ओके, हो जाता है मिस्टेक इंसान से। तो पहला क्या है, केमिकल फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला जो केमिस्ट्री है, एक्चुअली पता है ये 3 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, बट केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्रॉड, इसका मतलब एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो बस कुछ ही मेंशन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंशन है। जैसे कि प्लास्टिक के सिंथेसिस में, पॉलीमर्स की सिंथेसिस में, फर्टिलाइजर्स की सिंथेसिस में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सब बहुत ज़्यादा है हाँ केमिस्ट्री का ब्रांच। बट मेनली जो यहाँ पे अभी हमको पढ़ना है वो ये 3 है, ठीक है। तो फोकस ऑन योर प्रेजेंट, डोंट गो देयर एंड देयर। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, एक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे डील करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, वो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनकी स्टडी करना, उनका ऑब्जर्वेशन करना या उनसे डील करना, बात एक ही है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एलिमेंट्स। एलिमेंट से डील करता है, बेसिकली हमारा एलिमेंट से डील करता है, मतलब एलिमेंट हमारा कहाँ पाया जाता है, अर्थ के अपर मोस्ट लेयर में या राइट क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। एंड जनरली सम जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओशंस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, सो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो प्लस कार्बन इज इक्वल टू कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स रियल यू कैन टेक हाइड्रोजन, ओके, प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। सो ये तो हो गया हम लोग का एक नॉर्मल सा इंट्रो। इसके बाद जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स मूव टू दैट टॉपिक विद रॉकिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। ओके, सो लेट्स मूव। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टीचर्स स्किप कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे भी स्किप कर देते हैं, बट we are the backbone of India. We are going to rock the country. We are going to make our parents, our teachers, our society proud of us, ठीक है। तो हम लोग कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, ओके। सो पहला जो हम लोग का पॉइंट मेंशन इधर, दैट इज केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरवाइंड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है। केमिस्ट्री का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है साइंस के स्ट्रीम में एंड इज़ ऑफन इंटरवाइंड विद अदर बिग ब्रांचेज ऑफ साइंस। इंटरवाइंड मतलब क्या हो गया बच्चों, इंटरवाइंड मतलब कि कनेक्शन करना, ठीक है, किसी चीज़ से जुड़ाव करना। इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ से जोड़ना या फिर किसी चीज़ से जुड़े होना या फिर किसी चीज़ से गुच्छे होना, ठीक है। सो इंटरवाइंड मतलब यू कैन टेक एट इंटरकनेक्शन, कनेक्शन, एनीथिंग यू कैन, ओके। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया सच एज वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, एल्कलाइज, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स एट्सेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स, ओके। सो ये क्या रहा है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि हाँ ये लिखा हुआ है, मैम ने पढ़ लिया, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो एक बहुत ब्रॉड एरिया में है, ठीक है। उसका जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स एरिया में है, मतलब बहुत डिफरेंट जगह पे बहुत डिफरेंट तरह से है। जैसे कि वेदर पैटर्न, मौसम का जो पैटर्न होता है उस पर भी ये डील करती है। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन में भी हम लोग के जैसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में भी, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ किसी भी तरह के केमिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी केमिस्ट्री आ रही है ना, क्योंकि केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। उसके बाद हम लोग का ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, एल्कलाइज मींस बेसिस, ओके, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, आप और भी बहुत सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं जैसे कि पॉलीथीन, मतलब फाइबर्स, आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सब सारी चीज़ें नहीं डाली है, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा। इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स ऑल्सो, न्यू मटेरियल्स को भी इंक्लूड करके, ओके। सो नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये अपने आप एक बहुत थिंकिंग एंड इंटरेस्टिंग वे है, ठीक है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी एंड इट ऑल्सो प्रमोट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन।
ठीक है। इट मीन्स केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़े वे में नेशनल इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, मतलब नेशनल जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी फाइनेंशियल है, उसको सपोर्ट कर रहा है और ये प्रमोट कर रहा है जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है नेशन का, ठीक है। फाइनेंशियली इनकम आ रही है हम लोगों की, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन होगा ही होगा, ठीक है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। दैट इज एक्चुअली केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर, products and other materials aimed at improving the quality of life. Means कि हम लोगों का केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि ये बस पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे है कि केमिस्ट्री जो है हम लोगों की वो ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के नीड्स के बारे में भी काम कर रही है और इनका एम यही है कि ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको किसी भी तरह इम्प्रूव कर सके, ठीक है। वो चाहे फूड के सेक्टर में हो, हेल्थ केयर के सेक्टर में हो, ठीक है, या फिर कोई भी अदर हो, ठीक है। वो मतलब केमिस्ट्री भी काम कर रही है ताकि, क्योंकि आप सबको पता है कि ह्यूमन जो होते हैं वो बेस्ट रिसोर्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस है, केमिस्ट जो हैं, जो इसके रिसोर्सेस मतलब किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड आइसोलेशन ऑफ लाइफ by saving drugs from natural resources and makes possible synthesis of such drugs, that is cisplatin and Taxol, AZT। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि नेचुरल सोर्सेज से ये केमिस्ट्री वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, कुछ पॉसिबल सिंथेसिस करते हैं और कुछ ड्रग्स का फॉर्मेशन करते हैं। ड्रग्स मतलब हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है ना। ड्रग्स आपकी कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, जैसे कि आपके जो कुछ डोज वगैरह हो गए मेडिसिन के, वो भी होते हैं। तो यहाँ पे एक पहला जो ड्रग्स मेंशन है यहाँ पे, दैट इज cisplatin and Taxol. It is very effective in the treatment, in the therapy of cancer. Okay. The second one is AZT. AZT इसका जो full name है that is azithromycin. Okay. मुझे बोलने में खुद इतना दिक्कत हो रहा है, बट आप लोग कर लोगे, आप लोग मेरे जैसे नहीं हो। You are best from me. You can do it very well. I know. Okay. Used for helping AIDS patient. ठीक है। ये क्या होता है, एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनकी हेल्प के लिए इस डोज को यूज़ किया जाता है। सोचो केमिस्ट्री कितना कुछ कर रही है यार, मतलब नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रही है, ग्रोथ के लिए भी काम कर रही है, एंड साथ साथ ह्यूमन की जो लाइफ है उसको भी मतलब बेटर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। In recent year, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspect of the environmental degradation with a fair degree of success. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पिछले कुछ मतलब साल बीते हुए हैं उसमें केमिस्ट्री ने जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थे उसमें अपना एक एफर्ट लगाया, ठीक है, और उसमें उसको सक्सेस भी मिली है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट में उसको रोकने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके क्योर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे लिखा हुआ है सेफ अल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटली hazardous refrigerant like CFCs, that is chlorofluorocarbon, okay, responsible for ozone depletion in stratosphere have been successfully synthesized. आप सबको पता है कि ओजोन CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, वो ओजोन लेयर के लिए डिप्लीशन में एक बहुत क्रूशियल रोल कर रहा था। ये हमारे स्टेटोस्कोप को ये किसी ना किसी तरह से डिप्लीट कर था, डिग्रेड कर रहा था, ठीक है। अब सॉरी, स्टेटोस्फेयर है ये, कुछ ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया। स्टेटोस्फेयर को डिप्लीट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हाउएवर many big environmentally problems continue to be the matter of grave concern to the management of greenhouse gases like methane, carbon dioxide, etc. ठीक है। यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम नहीं थी कि हम लोग का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। यहाँ पे कुछ और भी मैटर्स होते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड, जैसे कि हम लोग का हो गया मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि हम लोग का मीथेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इन लोगों का जो मैनेजमेंट है वो भी एक स्ट्रेस है केमिस्ट के ऊपर, ठीक है। Understanding of biochemical process, use of enzyme for large scale production of chemicals and synthesis of new exotic materials are some of the intellectual challenges for future generation of chemists. ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ है जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइफ कनेक्ट हुई है, ठीक है। जो भी प्रोसेस है जिसमें लाइफ कनेक्ट है,
ठीक है। ऐसा जो प्रोसेस होते हैं उसमें जैसे कि यूज़ ऑफ एंजाइम्स हो गया, जैसे बड़े बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है ना केमिकल्स का, बहुत सारी यूज़ के लिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का, मेडिसिन वगैरह के लिए भी। तो और फिर नए एक्जॉटिक मटेरियल्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये केमिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। केमिस्ट मतलब जो वर्क कर रहा है केमिस्ट्री के ब्रांचेस के ऊपर, जो डेवलपमेंट के लिए। सो अगर यहाँ तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, अगर वहाँ तक देखा जाए तो केमिस्ट्री हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रही है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों को लगता है यार केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, बट अगर हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, इसको समझना ज़रूरी है। एंड ये फ़न होने वाला है, क्योंकि हम लोग वही चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे अराउंड है। आई नो बोलने में इजी है, बट हाँ होता है टफ है। बट यार टफ सोच के अगर हम लोग ये सोचेंगे कि टफ है टफ है टफ है, तो हमारा ब्रेन भी यही रिस्पॉन्ड करेगा कि यार वो टफ है। बट अगर आप खुद से ये बोलने लगो कि नहीं, कुछ भी टफ नहीं है, सक्सेस के लिए कुछ भी टफ नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ईजी, ठीक है। दिमाग में बैठा लो, आंख बंद करके 3-4 बार बोलो, एवरीथिंग इज़ ईजी, एवरीथिंग इज़ ईजी एंड एवरीथिंग इज़ ईजी, ओके। सो सच में देखना, जब कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में ये बिलीफ बिल्डअप हो जाएगा ना, तो आपको सच में कोई भी चीज़ टफ नहीं लगेगी। बस आपको एफर्ट डालना है एंड यू विल हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट। यह हम सबको पता होता है, इसमें कोई मैंने मतलब बहुत बड़ा सा लॉजिक नहीं बताया, हम सबको पता है, बस हमको रिमाइंड कराना होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया need talented creative chemists for accepting such challenges to be a good chemist for accepting such challenge, okay। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आई थिंक ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई हैं, लेट मी चेक। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ये लाइन जो है ना वो रिपीट हो गई है, सो इसको हम लोग कट कर देते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सो यहाँ पे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस। अब इतना कुछ करना है केमिस्ट को, अपनी कंट्री को डेवलप करना है, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। सो इसके लिए क्या चाहिए, हमारी जो कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट द डेवलप कंट्री, ओके। सो वी आर डेवलपिंग कंट्री, या बट हम अगर जो फ्यूचर जनरेशन है इंडिया के, अगर सोच लें कि हमारी कंट्री को डेवलपिंग नहीं होना यार, वी जस्ट हैव टू बी डेवलप्ड कंट्री। आखिर कब तक हम लोग पैसे के पीछे भागेंगे, कब तक? जस्ट वे पता है डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग जस्ट पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट जस्ट गेट बैक। एंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की देखो, सो अगर वो पैसे के पीछे भागे जा रहा है, ठीक है, तो ही जस्ट मूव टू सम सेक्टर्स, जैसे कि चैरिटी, काइंडनेस, इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर रह जाता है, ठीक है। तो ये हम फ्यूचर जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड वी आर द ओनली वन विद हुम आवर कंट्री एक्सपेक्ट समथिंग, ओके। सो जस्ट समझ लो कि डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री में करने के लिए आप एक बहुत बड़े सेगमेंट हो, ठीक है। मतलब आप ही एक नहीं हो, आप जैसे लाखों करोड़ों हैं, शायद उस भीड़ में हम लोग दिखे ही ना। लेकिन यार ये तो मैटर नहीं करता ना, एक घर को बनाने में एक ईंट जितना इम्पॉर्टेंट होता है, अगर उस ईंट को निकाल दिया जाए तो शायद कहीं से पूरा स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाए। सो आप पहले खुद को इम्प्रूव करो, तो शायद हो सकता है पहले आगे की लोग, मतलब आगे की जनरेशन इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि चेंजेस पहले खुद में लाने होते हैं ना। सो लेट्स मूव फर्दर। To be a good chemist and to accept such challenges, one need to understand the basic concept of chemistry, which begins with the concept of matter, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि हम लोग को अब ठीक है, हौसला रख लिया, मतलब मन में एकदम ठान लिया कि अपनी कंट्री को डेवलप करना ही है, तो करना ही, अपने मदरलैंड को प्राउड फील करवाना, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने गार्जियंस को, जो भी हमारी सोसाइटी कंट्री है, उनको प्राउड होना चाहिए हमारे ऊपर। ये तो हो गया, लेकिन उसके लिए करना क्या है केमिस्ट्री के फील्ड में। तो ये जो केमिस्ट्री में है, वहाँ पे जो बेसिक चीज़ है, जो स्टार्टिंग है, वो कहाँ से? कंसेप्ट ऑफ मैटर से है, ठीक है। और हम लोगों को बहुत मतलब होता है ना कि हम लोगों को बेसिक्स से ही स्टार्ट किया जाता है। क्लास 9th में याद करो, जो पहला चैप्टर होता है, हम लोग को मैटर इन आवर सराउंडिंग होता है, ठीक है। तो वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, बट उस टाइम हम लोग बहुत मैच्योर नहीं होते, हम लोग को समझ में नहीं आता। बट नाउ वी आर मैच्योर, ओके। सो एंड हैप्पी जर्नी स्टूडेंट्स। सोचोगे पागल हो गई क्या? नहीं, एक्चुअली वी आर गोइंग टू पुट यू इन द टाइम मशीन, ओके। सो टाइम मशीन में कैसे रखेंगे आपको, मतलब कोई स्पेशल गैजेट होगा? नहीं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट रिमेंबर यू आर जस्ट गोइंग टू द पास्ट
2 year later, ओके सॉरी 2 year ago, 2 ईयर पहले जा रहे हो, ठीक है, 9th क्लास में जा रहे हो और वहाँ की सारी चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 9th की कंसेप्ट नहीं क्लियर है। सो अगर मैं इसको स्किप कर देती हूँ, ये जो बेसिक चीज़ें हैं मैं अगर उसको स्किप कर दूँगी तो शायद उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यार मेरे पढ़ाने का फिर फ़ायदा ही क्या है कि अगर उन सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है। तो कोई टॉपर हो या कोई एवरेज हो या फिर कोई अंडर एवरेज हो, डेवलपमेंट तो सबका अधिकार है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर कोई ये मतलब कोई नॉर्मल बच्चा भी देखेगा तो उसको ऐसा नहीं हो यार कि ये बहुत टफ है, मैं नहीं कर सकता, उसको भी हो कि यार आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ओके। सो जस्ट सोचो कि आप उस एनवायरनमेंट में हो, आप बोर्ड का, आपका वो क्लास, आपके वो फ्रेंड्स, आपके वो टीचर्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का खुलने जा रहा है, यू आर इन द 9th क्लास, सो लेट्स बिगिन, ठीक है। एंजॉय से करना। पहला हम लोगों को बच्चे लोग पढ़ना क्या है, मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। हम सबको ये पता है कि जो मैटर होता है हम लोगों का, जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड होती हैं जो मास को मतलब जिनमें मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, उनको हम लोग मैटर कहते हैं, जैसे कि बुक, पेन, वाटर, एयर एट्सेट्रा, ओके। हमारी डेली लाइफ में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जो मैटर तो बहुत करती है हमारी लाइफ में, बट एक्चुअली होता क्या है कि वो सच में मैटर नहीं होती है। जैसे कि हमारी लाइफ की जो फीलिंग्स होती हैं, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, काइंडनेस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं स्टूडेंट। बट क्या ये सच में मैटर है विद पॉइंट ऑफ व्यू टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री कहती है नो, दे आर नॉट द मैटर। क्यों? क्योंकि उन फीलिंग्स का कोई मास नहीं होता, वो कोई एरिया ऑक्यूपाई नहीं करती, ठीक है। सो कंसेप्ट क्लियर कर लो, वो हमारी डेली लाइफ में तो बहुत मैटर करती हैं, बट विद पॉइंट ऑफ व्यू टू केमिस्ट्री वो मैटर नहीं होती हैं, ठीक है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़ाने जा रही है, बस बहुत ईजी सी चीज़ है, वही रिविज़न करवा रहे हैं हम लोग आपको। स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली 3 तरह से होता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल तो नहीं है बट अगली भी नहीं है, हाँ चलता है इतना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो फैमिली है यार, क्या पॉपुलेशन है, मतलब पूरी भरी पड़ी है पॉपुलेशन से, ठीक है। और अगर आप लिक्विड की फैमिली में देखो तो यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सॉलिड के कंपेरिजन में तो कम ही है, ठीक है। और अगर आप गैस की फैमिली को देखो तो याद यार सही, और मतलब वो लिक्विड से भी कम है, ठीक है। तो इनको समझ जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये उनसे थोड़े वीक होते हैं, ये उनसे थोड़े वीक होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया उनके मॉलिक्यूल्स वगैरह को लेके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों का मैटर का टाइप है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सॉलिड में मतलब क्या होता है, मैटर विच कंटेन डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा मैटर जो डिफिनिट, जिसका फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम हो, ऐसे मैटर को हम सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। अब सोच लो आप सॉलिड हो या लिक्विड हो पता चल गया ना, सॉलिड हो, ठीक है, जस्ट किडिंग, ओके। सेकेंड जो हम लोग का है वो है लिक्विड। मैटर विच है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, ओके। ऐसा मैटर जिसका फिक्स शेप नहीं होता बट डेफिनेट साइज होते हैं, उनके डेफिनेट साइज होती है। जैसे कि अभी हम लोग लिक्विड को देखें, क्या हो गया, मैम गलत बोल गई? नो स्टूडेंट, आई वाज नॉट, मैं आप लोगों को अवेयर करी थी, आप लोग एक्टिव हो या नहीं हो, क्योंकि सो तो नहीं रहे हो ना वीडियो देखते देखते। एक्चुअली लिक्विड क्या होता है, जिसकी साइज़ फिक्स नहीं होती है लेकिन जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, ऐसे को हम लोग लिक्विड कहते हैं। सोने ना रहो, बी अलर्ट, आई एम वॉचिंग यू, हाँ। उसके बाद हम लोगों का है गैस, ओके। गैस क्या होता है, मैटर विच डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। ये तो महान होते हैं, ठीक है, इनका ना शेप फिक्स्ड होता है ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। इनका तो कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, ये मतलब कुछ भी फिक्स्ड नहीं है इनका, ठीक है। सॉलिड में मतलब हम लोगों का पेन आ गया, पेपर हो गया, कॉपी आ गया, ठीक है। लिक्विड में जैसे कि वाटर हो गया, जूस हो गया, ये सब तो आपको पता ही है। गैस में मतलब कुछ भी आ सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब आपको पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं रिवीजन करवा रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनका प्रिपेयर नहीं है 9th स्टैंडर्ड का, ओके। सो अब हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी? पहली जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड में। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड हम लोगों का है यहाँ पे लिक्विड में देखो अगर, तो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड।
इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं, बट लिक्विड के इन कंपैरिजन टू सॉलिड क्या होता है, ये मतलब लूजली पैक्ड होता है। गैसेस में क्या होता है, ये तो इनसे भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और ये तो हम लोगों ने फिगर में ही देख लिया था ना। अट्रैक्शन फोर्स जो होता है सॉलिड में वो हाईएस्ट होता है, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम होगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, डिफिनिट शेप, मास एंड वॉल्यूम होता है, मतलब फिक्स्ड होगा इनका शेप भी, मास भी और वॉल्यूम भी। बट जब हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में ऐसा नहीं होता, उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन उनका जो मास और वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। और गैस की बात करें तो ये तो मतलब जानते ही हो, इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता यार। चौथा जो हम लोगों का है, द पार्टिकल आर फिक्स्ड इन पॉसेस द लीस्ट एनर्जी, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, और इनमें जो एनर्जी लगती है वो बहुत लीस्ट होती है। एनर्जी का मतलब जो फोर्स एक्ट करते हैं इनकी मॉलिक्यूल्स के बीच में, यार इतना ये लोग खुद ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये एनर्जी कहाँ लगाएंगे, एनर्जी लगाने के लिए स्पेस भी तो चाहिए ना। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो इससे थोड़ा सा हाइयर होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो थोड़ा हाई होती है, इसको आप इंटरसेलुलर फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो तो बिल्कुल मतलब सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री होते हैं तो इनमें ये मूव कर सकते हैं, इनमें मोशन हो सकता है, ठीक है। और जबकि इसमें मोशन नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग इतने पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। फिर जो पॉइंट है कि जो सॉलिड होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, मतलब बहुत लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन इनकी डेंसिटी बहुत लोअर होती है, इसकी जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें गैस की तो गैस में हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाने की जो क्षमता होती है वो तो बहुत हाईएस्ट होती है, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो तो एकदम लीस्ट होती है, मतलब बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, समझे ना। ओके सो अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी तक तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया, अब हम लोगों को मैटर के बारे में एक स्पेशल क्वालिटी और पढ़नी है। मैटर क्या होते हैं, इनकन्वर्टिबल होते हैं यार, एक पानी पे नहीं रहते ये, ठीक है मतलब बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनका जो स्टेट होता है ना वो भी कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ईजिली मतलब समझाने के लिए, अब इसको सेंटेंस में लिखती तो बहुत लंबा जाता, एंड वैसे भी आप लोग स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हो, सो पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं वो लिक्विड में बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं वो गैस में होता है, उसको जब कूल करेंगे तो लिक्विड में फॉर्म में आएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में आ जाएगी, तो सबको पता है, बट फिर भी मेरा काम है अलार्म बजाना, मैं बजा दी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मैटर, बल्क लेवल और मैक्रो लेवल पे, ठीक है। अगर हम लोग बल्क लेवल या फिर मैक्रो लेवल पे पढ़ें केमिस्ट्री को तो मैटर जो होता है ना वो क्लासिफाइड होता है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। तो हम लोगों को अब इसी में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोगों को मिक्सचर और प्योर में जो ये क्लासीफाई हुआ है मैटर हम लोगों का, उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम लोगों ने प्योर मैटर को, सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस जो है उसके बारे में मतलब नोट डाउन किया, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वन काइंड ऑफ पार्टिकल है, ऑलवेज रिमेंबर बच्चा लोग कि ये वन काइंड ऑफ पार्टिकल है, वन पार्टिकल नहीं है। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि एक ही पार्टिकल, लेकिन नहीं। जैसे कि सपोज दैट ये कोई एक मैटर है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये कोई मैटर है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये प्योर होगा तो प्योर की क्या पहचान है कि ये जो होगा, ठीक है, ये जो होगा वो सेम इसकी तरह होगा, ये जो होगा वो सेम इसकी तरह होगा, ये सब एक दूसरे के लिए सेम होंगे, इनका जो पार्टिकल है वो सेम होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जनाब ए है तो ये जनाब बी है, नहीं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही इनकी भी होगी, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आप एग्जाम्पल हो, आप इतना बड़ा पीस लिए गोल्ड का, ठीक है, अब उसको तोड़ते जा रहे हो, सपोज दैट ऐसे ऐसे तोड़ते जा रहे हो, तो एक बात बताओ, उसको यार कितना भी आप तोड़ो लेकिन वो क्या रहेगा, तोड़ने के बाद भी वो क्या रहेगा, रहेगा तो गोल्ड ही, चाहे कितना भी छोटा, चाहे कितना भी बड़ा पार्टिकल हो उसका, वो रहेगा तो गोल्ड ही ना। तो सेम वही है कि आप मतलब प्योर सब्सटेंस, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब इस एग्जाम्पल से तो पक्का समझ में आ गया, आई एम डेफिनेटली श्योर। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल और दिए हुए हैं, ऑक्सीजन के, सल्फर के, कार्बन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार प्योर में। आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो एग्जांपल तो आप खुद से डालोगे। अब प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो बेसिकली दो तरह से क्लासीफाइड होता है, एक कंपाउंड होता है हम लोग का, एक एलिमेंट होता है। कंपाउंड हम किसको कहते हैं, सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन।
कोई दो एलिमेंट सपोज दैट ए और बी अगर मतलब कंबाइन हो रहे केमिकली, तो ये जो कंबाइन होंगे उनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। जैसे कि हम लोग का जो वाटर है H2+O2, अगर ये कंबाइन होंगे तो इनका जो रेशियो होता है वो H2O का वो हमेशा 1:6 होता है, 1:8 होता है, आई थिंक, या 1:8 होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट क्या होता है बच्चा लोग? एलिमेंट सपोज दैट ये कोई एक एलिमेंट है, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है यार, इसको हम लोग ब्रोक भी नहीं कर सकते, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इससे छोटा इसको कर ही नहीं सकते, ये एकदम छोटा पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। इसको कितना भी ब्रोक करेंगे वो वही रहेगा। मतलब क्या है इसका कि ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये एकदम सिंपलर फॉर्म में होता है, ये इससे ज़्यादा सिंपलर कुछ और हो ही नहीं सकता। जो ये मैटर होता है, ठीक है, एकदम बेसिक होता है एंड सबसे सिंपलर फॉर्म में होता है, और इसको कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब लोग कंपाउंड देख लेते हैं, इनका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बेचारे बच्चे हैं, देख लेते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड दो तरीके से होते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो जिनकी जो सोर्सेज होते हैं वो लिविंग से होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे कि हम लोग का प्रोटीन हो गया, वैक्स हो गया, फैट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ से पाई जाती हैं, जैसे कि हम लोग का मार्बल, चाक एक्सेट्रा हो गया, वो इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो पहला था कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस का जो पहला पार्ट था कंपाउंड, वो तो क्लियर हुआ। अब हम लोगों को पढ़ना है एलिमेंट के बारे में, ठीक है। सो एलिमेंट यहाँ पे है बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो बच्चा लोग, हम लोगों का जो एलिमेंट है वो भी तो आपकी क्लासीफाइड हुआ होगा, मतलब कंपाउंड क्लासीफाई हुआ दो में, तो ये जो एलिमेंट था वो जनाब कह कि हम दो में क्यों होंगे, हम तीन में होंगे, ठीक है। तो जिद करके ये तीन में डिवाइड हो गया। अब वो तीन चीज़ें हैं क्या? पहला हम लोगों का है मेटल, दूसरा हम लोग का नॉन मेटल, एंड थर्ड जो हम लोगों का है वो है मेटालॉइड, ठीक है। मेटल देखो क्या होता है, मेटल एलिमेंट का वो चीज़ होता है ना जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज से, मतलब ऐसा कुछ उसका प्रॉपर चीज़ नहीं होती हैं, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिससे हम लोग पहचानते हैं कि हाँ ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं वो हम लोगों को देखना है। मेटल जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, मतलब साइनी होते हैं। लस्टर मतलब होता है साइन, ठीक है, साइनी होते हैं। जैसे कि उनका कलर क्या हो सकता है? सिल्वरी ग्रे हो सकता है, गोल्डन येलो कलर हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, तो इसमें डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स होती है, एक कलर नहीं होता है, कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। और मेटालॉइड्स की जहाँ तक बात है बच्चा लोग, तो ये मेटालॉइड्स जो होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बस इनका एग्जांपल जैसे कि बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो ये क्या होते हैं, जो मेटालॉइड्स होते हैं इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी होगी, नॉन मेटल की भी होगी। तो इनका तो समझ में आ गया ना, इनको इन जनाब को तो पढ़ना नहीं है, इन दोनों को ही पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग का मेटल होता है, ठीक है, वो हीट को कंडक्ट करता है एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। वेयर एज अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल की, तो बेचारा ये ना हीट को कंडक्ट कर सकता है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दुख हुआ ना सुन के, पर कोई नहीं, अच्छा है यार, कंडक्ट करता तो उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता, हाँ। एंड अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ मेटल्स जो होते हैं ना, उनमें डक्टिलिटी होती है, मेलाबल होते हैं, सोनरस होते हैं। अब डक्टिलिटी, मेलाबल एंड सोनर, सो डक्टिलिटी, मेलाबल एंड सोनरस का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी कि आप किसी भी मैटर को, ठीक है, उसको किसी भी प्रोसेसिंग करके उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो डक्टिलिटी है। मेलाबल मतलब आप किसी भी मैटर को सीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो मेलाबल है। सोनरस मतलब आप उसको बीट करो, उसको कुछ भी करो तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है। डक्टिलिटी जैसे कि हम लोग का गोल्ड देखा है ना, गोल्ड के वायर्स होते हैं, ठीक है, गोल्ड के वायर होते हैं, एल्युमिनियम के वायर होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायर्स होते हैं, ठीक है। मेलाबल भी आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन की सीट होती है, ठीक है, तो वो मेलाबल है। सोनरस मतलब स्कूल बेल देखा है ना आप लोगों ने, स्कूल बेल जो होता है वो मेटल का होता है, उस पर जब हम लोग हैमर से बीट करते हैं तो उससे वो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्कूल बेल हो गया, टेम्पल बेल हो गया, उसमें से आवाज़ निकलती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप थाली लेके उस पर भी चम्मच से मारो ना तो वहाँ से भी आवाज़ निकलेगी, इसमें कोई PhD नहीं है, ओके। और इसके जो एग्जांपल हैं वो है सिल्वर, गोल्ड, आयरन, मरकरी एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी हैं, मेंशन नहीं है यार यहाँ पे। अरे बड़े बड़े लोगों के नाम हर किसी को थोड़ी ना याद होते हैं, ठीक है। आई जस्ट किडिंग टू मेक द सेशन फनी एंड एन्जॉइंग, सो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट यार, यू ऑल आर एन्जॉइंग। एंड अगर बोरिंग फील हो रहा तो नीचे लिख देना कि बहुत बोरिंग फील हुआ, क्योंकि मुझे अगली बार
और एनर्जी से वर्क करना पड़ेगा ताकि आप लोग एंजॉय करो, बिकॉज आई एम हेयर टू वर्क फॉर यू गाइज। ओके, सो अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करें, ठीक है, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मेलेबल, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। इन शॉर्ट हम लोग कहें तो ये इनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। लेट मी राइट डाउन इट। इसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या है कि अगर आप नॉन मेटल लो, ठीक है, उस पर हैमर से आप बीट करो तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं अगर आप उसको बीट करोगे या फिर कोई भी सिंथेसिस करोगे तो वो वायर के फॉर्म में होगा या फिर शीट के फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मतलब वो हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जैसे कि आप चौक देखे हो, चौक को अगर आप मारो तो क्या वो वायर में कन्वर्ट होगा, मतलब वो ऑब्वियसली ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तो और उसमें आवाज़ भी तो नहीं निकलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन एटसेट्रा, ठीक है। ये तो हो गया कि मतलब हम लोग का जो प्योर था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग को मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। ओह गॉड, हाँ, मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एनर्जी जा रही है क्या? नहीं, जा जब रहो यार, पढ़ना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बाकी चीज़ें बाकी है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। मिक्सचर में क्या है? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन और कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आई थिंक इट इज़ मोर एलिमेंट और कंपाउंड, नॉट केमिकली कंपाउंड, इट इज़ मोर, ठीक है। आप लोग समझ जाओ, ये मोर है। सो मिक्सचर क्या होता है? हम लोगों का एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या मोर एलिमेंट, सॉरी थोड़ा सा भद्दा लग रहा है बट आप लोग समझ लेना, दो या मतलब मोर एलिमेंट से कंबाइंड होके, केमिकली कंबाइंड होके टुगेदर जो सब्सटेंस फॉर्म करता है उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग का देखो, एयर जो है हम लोग का, एयर को हम लोग ऐसे क्या कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एयर। सो उसमें कुछ गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग का, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले तो मिल्क का, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि मिल्क मिक्सचर नहीं, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि हम लोग बेसिकली बोलते हैं ना प्योर घी, प्योर मिल्क, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन केमिस्ट्री में ये चीज़ चेंज हो जाती है। मिल्क जो होता है हम लोग का वो मिक्सचर में आता है। मिक्सचर क्यों आता है? क्योंकि ये इसमें बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मिल्क में जो होता है कंपोजिशन किस किस के चीज़ होते हैं, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मिल्क भी एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, क्लियर कर लो इसको, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ मिक्सचर। सो टाइप ऑफ मिक्सचर में हम लोगों को देखना है, मिक्सचर बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक हम लोग का होता है होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा होता है हम लोग का हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर जो होता है, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्यूजेबल फ्रॉम वन अनदर और कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ? हमको पता है, आपको पता है, बट फिर भी बताने दो यार, मतलब हमको भी अपना टैलेंट साबित करने का मौका दो। एक्चुअली क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, ठीक है, ये कम्प्लीटली मिक्स्ड मिक्सचर होते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक मतलब बीकर लिया, उसमें अगर आप होमोजेनियस मिक्सचर डालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये कंपोजिशन है। जैसे कि आप मिल्क को ही देख लो, मिल्क में आपको पता चलता है कि क्या है, मतलब उसमें पता चलता है कि आपका फैट है, वाटर है, प्रोटीन है, उसमें ये तो नहीं पता चलता ना। ये तो मिल्क तो थोड़ा मतलब ऐसा नॉर्मल एग्जांपल हो गया। एयर को आप देख सकते हो, ये भी एक नॉर्मल एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल हम लोग जो बहुत कॉमन एग्जांपल हर टीचर देता है यार, कि वाटर लो, उसमें चीनी या फिर मतलब शक्कर, जो हम लोग का शुगर है उसको ऐड करो या फिर साल्ट को ऐड करो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आप पता नहीं कर पाओगे कि वो कहाँ गया। तो एक्चुअली होता क्या, वो मतलब जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वहाँ पे जाके वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। बट वो मिक्सचर क्या हो जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो दोज मिक्सचर इन द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट and one substance is separate throughout the other as small particle droplets or bubbles are called heterogeneous mixture, ठीक है। तो heterogeneous mixture ऐसे मिक्सचर होते हैं जो आपस में दो चीज़ें या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्सड होंगी, बट वो पता चल जाएगा कि उसमें कुछ मिक्सचर है। जैसे कि आप वाटर में सैंड डालो तो आपको क्लियरली पता चलेगा यार कि उसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यही भी यहाँ पे लिया भी गया है। सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि आप वहाँ पे उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और मतलब हेट्रोजीनस मिक्सचर के लिए
हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए दूसरा एग्जांपल हम लोग को कॉमनली टीचर्स देते हैं कि क्योंकि चॉक से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं ना, तो वाटर में अगर आप चॉक को मिक्स करोगे तो वो भी अपर सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा, नीचे मतलब बैठ जाता है। और अगर आप देखो वाटर में आप ऑयल मिक्स करो तो वो भी सेपरेट रहता है, फ्लोट करता रहता है, मतलब पता चलता है कि यार वो मिक्सचर है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसमें इतना डीप नहीं जाने वाले हैं, हम लोग एक बहुत ऊपर से जो डायग्राम या फिर एक स्ट्रक्चर जो होता है वही बस आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, एवरी सब्सटेंस हैव यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। हर सब्सटेंस की यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, पता ही है सबको। आपकी भी यूनिक ही प्रॉपर्टी है, तभी आप यहाँ पे बैठे हो, नहीं तो आप भी जंगल में कहीं घूम रहे हो तो जानवरों की तरह, ठीक है। सो आई जस्ट किडिंग, जस्ट वांट टू टेल यू गाइज दैट अगर आपको इतना अच्छा चीज़ मिला, मतलब आप मेंटली फिजिकली मतलब स्ट्रांग हो, तो फिर उसका यूज़ करो ना यार, बेनिफिट उसका वही है। नहीं तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा हम में और जानवरों में। हाँ, हो गया वो, छोड़ो जान दो। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वो 2 तरह से क्लासिफाइड होती है। पहला हम लोग का फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दीज प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेज। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी या फिर उसके कंपोजिशन में चेंज लाए, ठीक है, बाय केमिकल प्रोसेस और बाय एनी प्रोसेस, ठीक है। हम लोग इसको मतलब पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को अभी कलर देखना हो, ठीक है, अभी आपके सामने ये जो रखा हुआ है, जो मतलब है, इसको आप अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सा कलर है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसमें केमिकल रिएक्शन करोगे फिर बताओगे कि नहीं ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये स्टील कलर है, ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर के बारे में, स्मेल के बारे में, तो आप जनरली बता दोगे। मेल्टिंग पॉइंट, टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिजिड, फ्लूइड एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जनरली भी बता सकते हो। एंड जो सेकंड हम लोग का है वो है हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो क्या है वो देखते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर केमिकल चेंजेस टू अकर। इसके मेजरमेंट को करने के लिए या फिर इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों को केमिकल चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग का देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सही बात है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की होती है। दिस इंक्लूड एसिडिटी भी हो सकती है, किसी कोई मतलब सब्सटेंस एसिड है, कोई बेसिक है, कोई कंबस्टिबल है, मतलब जलने योग्य है, तो वो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि अब हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना, अब मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया, पूछा कि मतलब बताओ बेटा ये एसिड है या बेस है, तो आप क्या किया उसको मतलब ऐसे टेस्ट करके, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में एसिड का जो टेस्ट होता है सार होता है, सॉरी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, बेस का बिटर होता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप मतलब उसको टेस्ट करने लग जाओगे। अगर मान लो मैंने आपको HCl दे दिया तो क्या होगा, जुबान ही नहीं बचेगी आपकी, तो क्या होगा, मतलब जल जाओगे आप ना, जुबान से टेस्ट करोगे तो, या फिर आपके स्किन में भी लग गई तो वहाँ पे भी आप जल जाओगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मतलब एसिडिटी में ही मतलब जलने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बेस में भी आप जल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए केमिकल्स के साथ मजाक नहीं, ये एक लाइफ चेंजिंग चीज़ें भी हैं, ये बहुत हेल्पफुल भी हैं, लेकिन वो उतनी ही हजार्डस भी हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना था। आज का सेशन हम लोगों का ख़त्म हुआ, इसके बाद हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगे, सो यू जस्ट हैव टू वेट। एंड अगर वीडियो मतलब अच्छा लगा हो, आप लोग लर्न किए हो कुछ, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर मन हो तो कर लो यार, वरना मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि अपनी फ्रेंड को शेयर करूँगा तो वो भी पढ़ लेगा मेरे से, यार ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। कहते हैं ना, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक सिंगल यूनिट नहीं है, वी जस्ट हैव टू वर्क फॉर अ कंट्री। हम लोगों के कंट्री लेवल पे हम लोगों का अपना, अगर हम ही अगर छोटा पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, छोटा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे, तो यार कंट्री का क्या होने वाला है। वी आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, सो हम लोगों को ही करना है ना। सो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स में भी। एंड मतलब
कहते हैं ना विद्या बांटने से बढ़ती है, हम लोग के यहाँ पे ये बोला जाता है कि विद्या बांटने से बढ़ती है। सो एक बार ट्राई करो ना, हो सकता है आपका दोस्त, आप उसको शेयर करो, उसको भी कुछ डाउट हो वो आपसे डिस्कस करे। अगर आप, हाँ ये भी बता दे रहे हो, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हेयर एंड आई होप यू एंजॉयड। बट मैंने तो बहुत एंजॉय किया आप जैसे वंडरफुल स्टूडेंट्स को पढ़ा के, ठीक है। थैंक यू सो मच। And at last you are the future of India, so just say for one, Bharat Mata ki jai. Okay, so always work for your country, for your nation, for your society, for your parents, that सब लोग यार, सब लोग प्राउड फील करें आपके ऊपर, ठीक है। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, यू कैन डू द बेस्ट थिंग। आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा फिंगरप्रिंट किसी का नहीं, आपके जैसे आइज़ के क्या होते हैं वो लेंसेज किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। So just go for it and you can do it if you can। सोचो हम लोग ड्रीम कर सकते हैं यार, जब हम लोग ड्रीम कर सकते हैं तो we can achieve this। Okay, so thank you so much and I'm really grateful to find such students like you on this screen। Okay, so bye bye, see you later।